जय हिंद दोस्तों, त्रिशक्ति डिफेंस क्लासेज में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आज का पेपर आपका शानदार हुआ होगा। आप सब जानते हैं एनडीए 2 का आज एग्ज़ाम हुआ है। तो जिन कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया है, उम्मीद है बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दिया होगा, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से टैकल किया होगा। आइए हम देखते हैं आपका एनडीए 2 जो आपका एग्ज़ाम हुआ है उसका सेट सी में मैं आपको इंग्लिश का सेगमेंट सॉल्व कराऊंगा। इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस हैं जीएटी के सेगमेंट से, यानी कि जनरल एबिलिटी टेस्ट, उसके 50 क्वेश्चंस इंग्लिश के हैं। आज मैं उन्हें सॉल्व कराता हूं अभी, और देखते हैं आप लोग उसको टैली करिएगा। एक बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दे सकूंगा, जल्दी जल्दी हम केवल ऑप्शंस को देख सकेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। आंसर की के तौर पर हम देख लेंगे, हम आंसर्स को मिला लेंगे, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स आ रहा है कि क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट नहीं थे, मॉडरेट लेवल के ही थे, और जिन स्टूडेंट्स ने हमारा क्लासरूम प्रोग्राम प्रॉपर्ली ज्वाइन किया था, प्रॉपर्ली उन्होंने क्लास किया है, उनको बड़ी हेल्प मिली है। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो बुक से और नोट से स्क्रीनशॉट लेकर भी भेज रहे हैं कि सर ये वाला वर्ड एग्जैक्टली एग्जाम में आया हुआ था। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला जो सेगमेंट है वो साइनोनिम्स का है। पहला सेगमेंट साइनोनिम्स का है, आप देख सकते हैं साइनोनिम का क्वेश्चन है। और जैसा कि मैं पहले भी क्लास में बार बार बताता हूं कि वर्ड बेसिस यहां पर क्वेश्चंस नहीं आते हैं। एक सेंटेंस में वर्ड का यूज करके दिया जाता है और एग्जैक्टली साइनोनिम वर्ड नहीं यूज किया जाता है, उसका नियरेस्ट मीनिंग रखने वाले वर्ड की बात की जाती है, ठीक है। तो यहां पर एक सेंटेंस दिया हुआ है, ही इज इसेंशियली अ लो ब्रो पर्सन। वह एक लो ब्रो पर्सन है। लो ब्रो का मतलब होता है बहुत ही बैड मैनर्ड, अगर कोई पर्सन है, मतलब असभ्य व्यक्ति कह लीजिए। अगर कोई असभ्य व्यक्ति है तो उसको लो ब्रो कह सकते हैं। इसके एग्जैक्ट एंटोनिम की अगर बात करें तो हाई ब्रो हो सकता है। अगर कोई हाई ब्रो पर्सन है मतलब वो बहुत ही सिविलाइज्ड है, सभ्य है। अगर कोई लो ब्रो है मतलब अनसिविलाइज्ड है, असभ्य है। और अगर इसके सही आंसर की बात करें, इसके सिनोनिम की बात करें, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कोर्स जिन स्टूडेंट्स ने किया होगा उनका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 2 की बात करें, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, हिज नॉस्टैल्जिया इज डीप। उसका नॉस्टैल्जिया क्या है? डीप है। मतलब अब इसका मीनिंग अगर समझे तो क्या होगा, मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। इसके ऑप्शंस में है एक्साइटमेंट, लॉन्गिंग, हैप्पीनेस एंड एबिलिटी। अब नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है, नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है ग्रीफ, दुख, ठीक है, दुख होता है। तो अगर एक्साइटमेंट की बात करें तो कहीं ना कहीं इसका एंटोनिम है। हैप्पीनेस की बात करें तो एंटोनिम है। एबिलिटी योग्यता इसका होगा नहीं, मतलब ये तीनों ही ऑप्शन नहीं है। लॉन्गिंग, लॉन्गिंग वर्ड का मतलब कहीं ना कहीं दुख सहने से रिलेटेड, दुख से रिलेटेड है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन की अगर बात करें, तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है। थर्ड क्वेश्चन है, हिज ट्रुएंसी इज डेट्रीमेंटल। हिज ट्रुएंसी इज डेट्रीमेंटल। अगर आपको याद होगा, अगर आपने क्लासरूम प्रोग्राम ज्वाइन किया है तो वहां पर मैंने आपको एक वर्ड बताया था, ट्रुएंट। ट्रुएंट वर्ड के बारे में आपने पढ़ा होगा, क्लास में मैंने बताया था, और बार बार मैंने बताया था कि ये सब वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा स्टूडेंट जो क्लास नहीं करता है, जो स्कूल से एब्सेंट होता है बिना किसी इंफॉर्मेशन के, उसे ट्रुएंट कहते हैं। तो ट्रुएंट से ही अगर ट्रुएंसी बनता है, मतलब नाउन बनता है, तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब अनुपस्थिति है ना, एब्सेंट होने से सेंस है इसका। और इसके लिए आपके 4 ऑप्शंस हैं, लॉयल्टी, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी एंड अब्सेंटिज्म। ये 4 ऑप्शन है, तो जाहिर है कि जो अब्सेंटिज्म ऑप्शन है वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन की अगर बात करें, चौथा फोर्थ ऑप्शन है, ही इज अ मेलफिसेंट पर्सन। मेलफिसेंट पर्सन, अगर आप क्लास रेगुलरली लिए होंगे तो मैं बार बार आपको बताता हूं, MAL या MALE। MAL को बेसिकली अगर समझें तो इसका मतलब होता है कुछ बुरा या अनफेवरेबल या अनप्लेजेंट, ठीक है। और BENE, बेने का मतलब गुड और स्मेल का मतलब बैड। ये मैं बार बार रूट वर्ड में आपको बताया मैंने, ठीक है। तो इस मेल से ही बना हुआ वर्ड है क्या? इस वर्ड मेल से ही बना हुआ वर्ड है मेलफिसेंट। ही इज अ मेलफिसेंट पर्सन, ठीक है। मेलफिसेंट दिया हुआ है, अब इसका बताना है सिनोनिम क्या होगा, मतलब बुरा व्यक्ति है, बहुत ज्यादा बुरा है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है क्या? जनरस। जनरस मतलब उदार, ये तो होगा नहीं, इसका एंटोनिम की कैटेगरी में आ सकता है। कनिंग है, क्रिमिनल है और फ्रेंडली है। फ्रेंडली भी नहीं होगा, वो भी फेवरेबल सेंस रखता है। कनिंग मतलब चालाक होना, धूर्त होना, लेकिन वो एग्जैक्टली बहुत बुरा होने का सेंस नहीं होता है ना। अगर आप किसी मामले में चालाक हैं तो कहीं ना कहीं ये एग्जैक्टली
नेगेटिव सेंस में पूरी तरीके से इसका यूज नहीं किया जाता। यहां पर अगर आप क्रिमिनल वर्ड का यूज करेंगे तो ज्यादा सही होगा। तो मैलिफिसेंट का सही ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रिमिनल। अगले क्वेश्चंस की तरफ अगर आए, अगला क्वेश्चन है फिफ्थ, जो कि है पांचवा, फिफ्थ वर्ड है, पांचवा क्वेश्चन है, क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन है हिज सोलेमनिटी इज सेलिब्रेटेड, हिज सोलेमनिटी इज सेलिब्रेटेड, और इसका बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। सोलेमनिटी का मतलब होता है कहीं ना कहीं कह लीजिए कि बहुत ही धीर गंभीर व्यक्ति है तो वो सोलेमन है, ठीक है। तो गंभीरता से सेंस है इसका, है ना, गंभीरता से सेंस है, कोई बहुत ही गंभीर है, बहुत ही उसका एक डिग्निटी अपने आप में, है ना। इसके सही सोनानिम की बात करें तो डिग्निटी इज द करेक्ट आंसर, डिग्निटी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर किसी के अंदर सोलेमनिटी हो, बहुत ही धीर गंभीर है, बहुत ही शांत व्यक्ति है ना, और उसकी अपनी एक डिग्निटी है, डिग्निटी इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन सही हो जाएगा पांचवें क्वेश्चन का। अगले की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 आपके सामने, हिज बाउंटी इज लिमिटेड, हिज बाउंटी इज लिमिटेड, ये क्वेश्चन है, इसमें बाउंटी वर्ड को अंडरलाइन किया गया है, इसका बताना है सिनोनिम। आपको याद होगा क्लास में मैंने आपको एक वर्ड बताया था, बाउंटीफुल। जैसे कुछ वर्ड्स के सिनोनिम में, जैसे कि एडिक्वेट होता है ना, जैसे कि प्लेंटीफुल होता है, वहीं पर एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते लेकिन कहीं ना कहीं ये रिलेट होता है। वहीं पर मैंने आपको बाउंटीफुल भी बताया था, इवन अगर स्टूडेंट्स क्लास लिए होंगे तो वहां पर मैंने बताया था कि प्लेंटीफुल वर्ड लिखा हुआ था, तो उस लिस्ट में ये वर्ड नहीं लिखा था, मैंने बोला था कि अलग से एक और वर्ड उसमें ऐड कर लो, अलग से लिख लो, बाउंटीफुल वर्ड भी उसी में ऐड कर लो। मैंने बाउंटीफुल वर्ड अलग से लिखवाया था, इसी बाउंटीफुल से, बाउंटी से ही बना हुआ है बाउंटीफुल। तो बाउंटी का मतलब होता है आधिक्य होने से सेंस होता है, मतलब कुछ दान कर दें आप, इस सेंस में होता है, मतलब उदारता दूसरों के प्रति, खासकर दान करने के सेंस में, ठीक है। तो जाहिर है कि अगर आप दान किसी को करेंगे तो कोई चीज आपके पास अधिकता में होगा, कोई चीज का आपके पास आधिक्य होगा, तब आप उसका दान करेंगे, ठीक है। तो बाउंटी का अगर यहां पर सिनोनिम की बात करें तो क्या हो जाएगा? बेनेवलेंस, बेनेवलेंस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेनेवलेंस का मतलब उदारता, खासकर आर्थिक मामलों में अगर आप किसी को दान देते हैं, किसी के प्रति उदारता दिखाते हैं, उसको कुछ रुपए पैसे दान में देकर, तो वो बेनेवलेंस होता है। और जाहिर है कि आप दूसरों को दान तभी देंगे जब आपके पास चीजें बाउंटी में होंगी, ठीक है ना, मतलब आधिक्य में होंगी, प्रचुरता में होंगी। सातवें क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन 7 आपके सामने है। सातवां क्वेश्चन है, हिज होलोकास्ट वाज एक्सपीरियंस्ड बाय मिलियंस, द होलोकास्ट वाज एक्सपीरियंस्ड बाय मिलियंस। देखो एक्चुअली क्या है, ये स्क्रीन में प्रॉपर्ली दिख नहीं रहा है, इस वजह से मुझे या तो मोबाइल में देखना पड़ रहा है या सामने स्क्रीन में देखना पड़ रहा है। आपको प्रॉपर्ली दिख रहा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। होलोकॉस्ट का मतलब होता है, होलोकास्ट का मतलब होता है, मतलब कह लीजिए कि आपदा, है ना, विपत्ति का सेंस होता है होलोकास्ट का, है ना, कोई ऐसी चीज है जो बहुत ही डिजास्टर्स है, मतलब जिससे डिस्ट्रक्शन होता है ना, डिस्ट्रक्शन होता है, डिस्ट्रक्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। जाहिर है कि अगर होलोकॉस्ट की स्थिति आएगी तो वहां सेलिब्रेशन तो नहीं होगा, है ना, वहां पर कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, और ब्यूटीफुल तो बिल्कुल नहीं होगा, तो डिस्ट्रक्शन इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आठवां क्वेश्चन आपके सामने है, हिज अवर्जन, अवर्जन है अगला वर्ड, देख लेता हूं मैं। हिज अवर्जन इज नोन टू ऑल, अवर्जन का मतलब होता है कहीं न कहीं किसी के विरोध में बहुत ज्यादा खड़ा होना, मतलब दुश्मनी रखना किसी से, ठीक है। अवर्जन का मतलब दुश्मनी रखना, वैमनस्यता रखना, किसी के प्रति बहुत ज्यादा उसका विरोध करना, ऐसा सेंस है अवर्जन। तो इसके अगर ऑप्शंस की बात की जाए, हॉस्पिटैलिटी है एक वर्ड है, एक वर्ड है, मैं देख लेता हूँ सारे वर्ड्स को। हॉस्पिटैलिटी है, इसका मतलब होता है खातिरदारी करना, ऐसा कुछ सेंस है इसका। हॉस्टिलिटी होता है, हॉस्टिलिटी का मतलब किसी से बहुत ज्यादा दुश्मनी रखना, है ना, बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले वर्ड की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9 आपके सामने, आप देख रहे हैं। टू बी एबल टू डेसिफर समथिंग इज वंडरफुल, किसी चीज को डेसिफर कर पाना वंडरफुल होता है। डेसिफर करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज को एलेबोरेट कर पाना, मतलब उसको समझा पाना, किसी चीज को समझाने से सेंस है। डेसिफर करने का मतलब होता है समझाना, है ना। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो डिकोड होगा। जैसे आपका रीजनिंग में टॉपिक होता है कोडिंग डिकोडिंग, तो कोई कोड में अगर कोई वर्ड लिखा होता है मतलब वो गुत्थी है, एक कोड बना हुआ है उसका, उसको डिकोड करने का मतलब क्या होता है कि उसको अस्पष्ट कर देना, उसको समझा देना अच्छे से। तो कहीं ना कहीं ये जो डेसिफर है इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डिकोड हो जाएगा। 10th क्वेश्चन है आपके सामने। 10वें क्वेश्चन की बात करें, इसका सिनोनिम बताना है। 10वां क्वेश्चन है
10वां क्वेश्चन है, इट इज द अपॉर्चुन टाइम टू थिंक। अपॉर्चुन टाइम दिया हुआ है। अपॉर्चुन आप जानते हैं, अपॉर्चुनिटी एक वर्ड होता है ना, अपॉर्चुनिटी एक वर्ड होता है। अपॉर्चुनिटी मतलब मौका। अगर कोई चीज बोलते हैं कि ये चीज करने की अपॉर्चुनिटी है, इसका मतलब क्या है कि वो चीज करने का वो बेस्ट टाइम है, अप्रोप्रिएट टाइम है, परफेक्ट टाइम है, ऐसा कुछ इसका सेंस है। तो अपॉर्चुन जो वर्ड है, इसके सिनोनिम की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, अप्रोप्रिएट हो जाएगा, है ना, अप्रोप्रिएट, यानी बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला है स्पॉटिंग द एरर। स्पॉटिंग द एरर है, इसमें बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है नर्सरी क्लासेस फॉर द चिल्ड्रेन। नर्सरी क्लासेस फॉर द चिल्ड्रेन, नर्सरी क्लासेस की बात हो रही है ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन 11 हो गया, इसमें आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी में एरर है। चलिए 12वें क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 12, द पोल्यूशन लेवल इज वेरी हाई इन आवर सिटी एंड बिकम्स अ हेल्थ हैजार्ड। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बी में यहाँ पर कंजक्शन का एरर है। बी ऑप्शन में यहाँ पर आपको एंड ना करके रिलेटिव प्रोनाउन यूज करने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पर आप विच का यूज कर सकते हैं। द पोल्यूशन लेवल इज वेरी हाई इन आवर सिटी विच बिकम्स अ हेल्थ हजार्ड, ऐसा आप कर सकते हैं, मतलब हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। ठीक है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 13 की बात करें, अगर क्वेश्चन 13 की बात करें, क्वेश्चन 13 है, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी विद मल्टीपल एथनिक एंड सोशल ग्रुप्स। ये सेंटेंस है, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, विविधता का देश है। कैसी डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी का। तो यहां तक सही है, कोई दिक्कत नहीं है। विद मल्टीपल एथनिक, विद मल्टीपल एथनिक एंड मल्टीपल एथनिक एंड सोशल ग्रुप्स, तो सही है, ये सेंटेंस सही है। इस सेंटेंस में नो एरर है, नो एरर है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। चलिए अगले की बात करें, क्वेश्चन 14 आपके सामने है, व्हाई डज द लैप्स रेट इफेक्ट द टेंडेंसी ऑफ एयर टू राइज। व्हाई डज द लैप्स रेट इफेक्ट, यहां पर इफेक्ट दिया हुआ है, आपको पता है कि यहां पर डज हेल्पिंग वर्ब है ना, लैप्स रेट यहाँ का सब्जेक्ट हो गया, इफेक्ट मतलब प्रभावित करता है, ये मेन वर्ब है। तो आपको जब वर्ब लिखना है तो वहां पर इफेक्ट की बजाय अफेक्ट लिखना होगा, यानी आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 15 है आपके सामने। क्वेश्चन 15 देखते हैं इसमें क्या एरर है। क्वेश्चन 15 है, द थोरेक्स इज द अपर पार्ट ऑफ आवर बॉडी फ्रॉम द नेक डाउन, फ्रॉम द नेक डाउन मतलब गर्दन से नीचे, टू द बॉटम ऑफ द रिब्स एंड डायफ्रैगम, मतलब ये बीच का हिस्सा है ना। तो इस सेंटेंस बोला जा रहा है कि द थोरेक्स इज द अपर पार्ट ऑफ आवर बॉडी, यहां तक सही है। फ्रॉम द नेक डाउन, नेक से नीचे, यहां तक भी सही है। टू द बॉटम, फ्रॉम के साथ टू प्रेपोजिशन आते हैं, आपको पता है, वहां भी सही है। द रिब्स एंड डायफ्रैगम सही है बिल्कुल, ये सेंटेंस में नो एरर है। ये सेंटेंस का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर, इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। क्वेश्चन 16 की बात करें, द प्रैक्टिकल यूजेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी के जो प्रैक्टिकल यूजेज हैं, हैव सेल्डम बीन सीरियसली स्टडीड आउटसाइड इंडिया। स्टडीड आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर स्टडी हुई है किसकी, द प्रैक्टिकल यूजेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी की, यहां तक बिल्कुल सही है। हैव सेल्डम बीन, जाहिर है कि स्टडी किसी और के द्वारा किया जाएगा तो पैसिव वॉइस लिखना होगा, तो ये बिल्कुल सही है। इस सेंटेंस में भी नो एरर है, ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 17 की बात करें, सी कलेक्टेड सम आर्मफुल ऑफ medicines and poured them down, उसके बाद क्या है, अ ड्रेन। ठीक है, इसमें बताना है क्या एरर है। यहां पर सी कलेक्टेड सम आर्मफुल ऑफ मेडिसिन दिया हुआ है, यहां पर आर्मफुल दिया हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका प्लूरल किस तरीके से बनाते हैं, जैसे हैंडफुल, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे आर्मफुल है, जैसे हैंडफुल है, जैसे स्पूनफुल है ना, तो इन सब के लास्ट में एस लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, आर्मफुल न करके आर्मफुल्स ऑफ मेडिसिन हो जाएगा, यानी कि गलती किस में है, बी में है, बी पार्ट में गलती है।
अगला देखें, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। इन मेनी कंट्रीज, बहुत सारे देशों में, इन मेनी कंट्रीज, बहुत सारे देशों में, द यूनाइटेड नेशंस और अदर इंटरनेशनली ऑर्गेनाइज्ड पैकेज कीपिंग फोर्सेज आर ट्राइंग टू कीप द पीस। यहां पर आप देख रहे हैं बात हो रही है बहुत सारे देशों में, द यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है, इसके पहले द लगता है, ये आपको पता है, द यूनाइटेड नेशंस, उसके बाद और दिया हुआ है, तो यहाँ पर और न होकर के यहाँ पर सेंटेंस का मीनिंग ये निकल रहा है कि यूनाइटेड नेशंस भी हैं और इंटरनेशनली ऑर्गेनाइज्ड पीस कीपिंग फोर्सेज जो हैं वो भी, यानी कि यूनाइटेड नेशंस भी और जो अदर पीस कीपिंग फोर्सेज हैं वो भी, यानी कि दोनों। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, एंड कंजक्शन का यूज करना होगा। यहाँ पर हम एंड कंजक्शन का यूज करेंगे, ठीक है, यानी आपका जो एरर होगा बी पार्ट में एरर हो जाएगा, बी इसका सही आंसर होगा। चलिए 19th क्वेश्चन 19 की बात करें। अर्ली सिटीज रिलाई ऑन फूड एंड वाटर। जो पहले के शहर हुआ करते थे, है ना, पहले के जो लोग हुआ करते थे, जैसे कह लीजिए वो रिलाई ऑन फूड एंड वाटर, वो जीवन यापन करते थे फूड और वाटर के दम पे, फ्रॉम द सराउंडिंग कंट्री साइड। सराउंडिंग कंट्री साइड मतलब आसपास का दो गांव देहात का क्षेत्र होता था वहां से। तो बात हो रही है अर्ली सिटीज की, यानी कि प्राचीन समय की बात हो रही है, नहीं पास्ट की बात हो रही है, तो वहां पर आपको पास्ट लिखना होगा। रिलाई ऑन न करके क्या करेंगे, इसको पास्ट में लिखेंगे, है ना, यानी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, एरर पार्ट ए में है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें 20, क्लाइमेट चेंज वेदर इट इज नेचुरल और ह्यूमन इंड्यूस्ड। क्लाइमेट चेंज मतलब जलवायु परिवर्तन, चाहे वो नेचुरल हो, वेदर इट इज नेचुरल, चाहे वो नेचुरल हो और ह्यूमन इंड्यूस्ड हो, या फिर मानव द्वारा सृजित हो, कह लो मानव द्वारा पैदा हुआ हो, ऐसा कुछ, इज स्ट्रेसफुल फॉर द पीपल। क्लाइमेट चेंज वेदर इट इज नेचुरल और ह्यूमन इंड्यूस्ड इज स्ट्रेसफुल फॉर द पीपल। इस सेंटेंस में भी कोई एरर नहीं है, ये सेंटेंस भी नो एरर है, सही है, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले की बात करें। एंटोनिम्स के क्वेश्चन आ गए आपके सामने। एंटोनिम्स की बात करेंगे। हिज ओपिनियन इज क्या है, हिज ओपिनियन इज लोपसाइडेड। उसका ओपिनियन क्या है, लोपसाइडेड। लोपसाइडेड होने का मतलब बराबर ना होना, है ना, बराबर ना होना, एक जैसा ना होना। जैसे कि मान लो कुछ भी, कोई भी दो सिरा है, एक ऊपर हो और एक नीचे हो, तो वो भी लोपसाइडेड ही होता है। तो लोपसाइडेड का मतलब उसका जो ओपिनियन है वो लोपसाइडेड है का मतलब एक जैसा नहीं है, इक्वल नहीं है, हर जगह इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। इसका सिनोनिम हो जाएगा अनइक्वल। लेकिन बात एंटोनिम की करनी है, एंटोनिम की करनी है, तो इसका बैलेंस्ड ऑप्शन डी सही ऑप्शन हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 22, हिज वर्क इज प्रेज वर्दी। उसका कार्य प्रेज वर्दी है, मतलब उसके कार्य की प्रशंसा, उसका कार्य प्रशंसा करने लायक है, ठीक है। तो एडमायर मतलब भी प्रशंसा करना होता है। कंडेमनेबल, कंडेम करने का मतलब होता है किसी की कहीं ना कहीं सजा देने से सेंस है, या फिर किसी की बुराई करना, किसी की आलोचना करना, किसी की भर्त्सना करना, ऐसा इसका सेंस है। तो यही इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, है ना। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कंडेमनेबल, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 23, क्वेश्चन 23 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 23वां 23rd क्वेश्चन है। हिज डीड्स हैड रेट्रोगेड रिजल्ट्स। उसके जो कार्य थे उनका रिजल्ट कैसा था, रेट्रोग्रेड था। रेट्रोग्रेड का मतलब होता है पीछे धकेलना, है ना, कहीं ना कहीं रोकना, करियर को रोकना, या फिर कुछ भी प्रोग्रेस ना होने देना, ऐसा कुछ सेंस है। निगेटिव इंपैक्ट पड़ना, ऐसा इसका सेंस है, ठीक है। रिवर्स होना, पीछे खींचना, रिट्रीट करना, निगेटिव, ये सब कहीं ना कहीं उसके सिनोनिम में आ जाएंगे। अगर एंटोनिम की बात करेंगे तो प्रोग्रेसिव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 24, ही ऑलवेज ऑफर्स पैलेटेबल सॉल्यूशंस। का मतलब वो ऐसे सॉल्यूशंस ऑफर करता है जो क्या है, मतलब पॉजिटिव सेंस रखता है। ये कहीं ना कहीं फेवर में होते हैं, कहीं ना कहीं प्लेजेंट होते हैं, कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल होते हैं, एग्रीबल होता है, जिस पर एग्री किया जा सके। लेकिन बताना है इसका एंटोनिम, तो अनएक्सेप्टेबल इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, अनएक्सेप्टेबल इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 25, क्वेश्चन 25 की बात करें। हिज व्यूज ऑन द सब्जेक्ट आर माइक्रोस्कोपिक। सब्जेक्ट पर उसका जो व्यूज हैं वो माइक्रोस्कोपिक है। इसका मतलब क्या है, उसके व्यूज माइक्रोस्कोपिक है। इसका मतलब ये हुआ कि
बहुत ही ब्रॉड बेस्ड उसका नज़रिया नहीं होता है, मतलब बहुत ही छोटी छोटी बातों का ध्यान देता है, इसका ऐसा सेंस है। अगर इसके एंटोनिम की बात की जाए तो ब्रॉड बेस्ड हो जाएगा, यही आपको दिख रहा है ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब माइक्रोस्कोप से देखेंगे मतलब छोटी छोटी चीज़ों को देखा जाता है, तो ब्रॉड बेस्ड कर देंगे इसका मतलब कि बहुत ही विस्तार से ब्रॉड नज़रिया रखता है, ऐसा इसका सेंस हो जाएगा। क्वेश्चन 26, ही इज़ ऑलवेज ऑब्जुरेट इन हिज बिहेवियर टूवर्ड्स अदर पीपल। वह हमेशा अपने बिहेवियर में दूसरों के प्रति जो उसका बिहेवियर होता है उसमें ऑब्जुरेट होता है। ऑब्जुरेट वर्ड ये आपके नोटबुक से है, ये बता रखा है मैंने, आपको जो बुक प्रोवाइड करी गई है क्लासरूम में उसमें भी ये वर्ड दिया हुआ है, इस पर हमने काम किया है, ठीक है। तो ऑब्जुरेट का अगर बताना है करेक्ट एंटोनिम तो क्या होगा इसका? ऑब्जुरेट होने का मतलब क्या होता है कि जिसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, है ना, मतलब बहुत ही रिजिड होना, अपना ओपिनियन ऐसा रखना जो दूसरों के प्रति बिहेवियर क्या हो, ऑब्जुरेट हो मतलब बुरा बिहेवियर है, अच्छा बिहेवियर नहीं है। तो अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो फ्लेक्सिबल हो जाएगा, है ना। ऑबनॉक्सियस भी निगेटिव सेंस देने वाला है, इनसेंसिबल भी निगेटिव सेंस देता है, कैलस भी निगेटिव सेंस देता है। अगर इसके एंटोनिम की बात की जाए तो फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, फ्लेक्सिबल इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 26 हो गया। क्वेश्चन 27 की अगर बात करें, मोहन ऑलवेज हैड प्रोफाउंड, मोहन ऑलवेज हैड प्रोफाउंड रिस्पेक्ट फॉर सोहन। मोहन का हमेशा सोहन के प्रति क्या था? प्रोफाउंड रिस्पेक्ट था। इसका बताना है एंटोनिम क्या होगा, क्या होगा? डीप, एक्सट्रीम, सिंसियर, ये तीनों रिस्पेक्ट के सेंस में पॉजिटिव सेंस रखते हैं और प्रोफाउंड भी पॉजिटिव सेंस रखता है। तो इसकी अगर एंटोनिम की बात की जाएगी तो सुपरफिशियल हो जाएगा, है ना। सुपरफिशियल इसका करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा, सुपरफिशियल। चलिए क्वेश्चन 28 की बात करें, वी वर लिविंग इन टर्बुलेंट टाइम्स। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्क्रीन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो आपको दिख रहा होगा प्रॉपर्ली बट मुझे नहीं दिख रहा है। ये क्या है ना, क्वेश्चन पेपर का मसला है, क्योंकि ये पीडीएफ है, स्टूडेंट्स ने इसको भेजा है तो उसको अपलोड किया गया है, तो इसलिए पेपर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। चलिए, तो टर्बुलेंस वर्ड भी अगर आपको याद होगा तो मैंने क्लास में बता रखा है ना, टर्बुलेंस बता रखा है, उसी से टर्बुलेंट बना हुआ है, टर्बुलेंट एडजेक्टिव है ना। टर्बुलेंट का मतलब होता है अशांति, शोर शराबा, शोरगुल, है ना, बहुत ज़्यादा शोर शराबा है तो वहाँ पर क्या है? टर्बुलेंस है। और टर्बुलेंट टाइम्स की बात कर दी मतलब बहुत उथल पुथल जीवन रहा है, ऐसे समय से गुजरे हैं। तो टर्बुलेंट का बताना है एंटोनिम। डिस्ट्रक्टिव कहीं ना कहीं निगेटिव सेंस रखता है, अनस्टेबल भी वही सेंस रखता है, उसका सिनोनिम हो जाएगा। काम मतलब शांत होता है, स्टॉर्मी मतलब स्टॉर्म होगा तो भी अशांति ही होगी, तो इसका कहीं ना कहीं अगर करेक्ट एंटोनिम की बात करें तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 29, अमित इज अ डॉगमेटिक पर्सन। अगर आपको याद होगा तो अच्छी तरीके से, तो डॉगमेटिक वर्ड हम क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं डॉगमेटिक वर्ड पर, ठीक है। तो डॉगमेटिक का मतलब क्या होता है? इसके लिए 4 ऑप्शन है, असर्टिव, अमेनेबल, बोल्ड एंड रिजिड। इसका बताना है सही ऑप्शन क्या होगा। डॉगमेटिक का मतलब होता है कहीं ना कहीं किसी चीज़ पर डटे होना, अड़े होना, निडर होना, खासकर उग्रता के सेंस में, ऐसा इसका सेंस होता है, ठीक है। तो अगर इसके एंटोनिम की बात की जाए तो अमेनेबल होगा। अमेनेबल मतलब जिसमें बदलाव आ सके, है ना, जिसको टाइम के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग जिसमें बदलाव आ जाए वो अमेनेबल होता है। और जो डॉगमेटिक होता है वो अपनी बात पर बना होता है, ठीक है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। तो इसका करेक्ट आंसर अमेनेबल हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा। क्वेश्चन 30 की बात करें, 30वां क्वेश्चन आपके सामने है, सचिन इज वेरी फिकल इन हिज बिहेवियर। सचिन अपने बिहेवियर में क्या है? बहुत ही फिकल है। फिकल होने का क्या मतलब है? मतलब उसका बिहेवियर बदलता रहता है, फिकल होता रहता है, अनस्टेबल है, उसमें कोई स्थिरता नहीं है। तो अगर इसके एंटोनिम की बात की जाए तो स्टेबल हो जाएगा। इसके एंटोनिम की बात की जाए तो स्टेबल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अभी आ गया ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, यानी हम पी की वारिस के क्वेश्चंस पर काम करने वाले हैं। चलिए, पी की वारिस है, इसको अगर थोड़ा सा जूम आउट करूंगा मैं तो मुझे क्लियरली दिख पाएगा। देखिए क्वेश्चन है, सिंबॉलिक ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी द गुप्ता एम्पायर इन इंडिया इज रिप्रेजेंटेड थ्रू
नुमिस्मेटिक, आर्कोलॉजिकल एंड लिटरेरी एविडेंसेस ऑफ मल्टीपल काइंड्स, ये PQRS करके ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, है ना। इनका रीअरेंजमेंट करना है, मतलब ऐसे सही क्रम में व्यवस्थित कर देना है जिससे इस सेंटेंस के एक करेक्ट, एक सही सही मीनिंग निकले, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको लिंक बनाने का तरीका बताया था PQRS में, और मोस्टली सारे स्टूडेंट्स तो PQRS के क्वेश्चंस के लिए सब बिल्कुल आश्वस्त हैं, और सबका मैसेज आया था कि सर जो तरीका, जो ट्रिक आपने बताया था वो बिल्कुल 100% काम किया है इन सारे क्वेश्चंस पर, ठीक है। तो अगर बात करें सिंबॉलिक ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी दिया हुआ है P में, द गुप्ता एम्पायर इन इंडिया इज, द गुप्ता एम्पायर इन इंडिया इज यानी कि ये वर्ब पर एंड हुआ है, इसके बाद हम ऐसा देखेंगे जो उसके कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा, ठीक है, या फिर उसके बाद जो मेन वर्ब का काम करेगा। द गुप्ता एम्पायर इन इंडिया इज रिप्रेजेंटेड थ्रू नुमिस्मेटिक, आर्कोलॉजिकल एंड लिटरेरी एविडेंसेस ऑफ मल्टीपल काइंड्स। आप समझिए, बोला जा रहा है एंड लिटरेरी, लिंक बनाने का तरीका सीखना है। एक तो लिंक यहां बन रहा है कि इस हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब की जरूरत है, ठीक है। दूसरा लिंक ये बन रहा है कि जब यहां पर एंड कंजक्शन है तो एंड कंजक्शन सिमिलर चीजों को जोड़ता है। अगर इसके बाद लिटरेरी एविडेंसेस की बात हो रही है, लिटरेरी यहां पर एडजेक्टिव है, तो जाहिर है कि उसके पहले भी एडजेक्टिव आना चाहिए, एंड 2 एडजेक्टिव्स को जोड़ेगा, है ना। तो आर्कियोलॉजिकल को ज्वाइन करेगा, आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी का लिंक बनेगा, ये आपको ध्यान देना है। आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी का लिंक बनेगा, यानी आर के तुरंत बाद एस आएगा। अब हम देख लेते हैं आर के तुरंत बाद एस कहां है। इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है। आर के बाद एस डी में है और आर के बाद एस ए में है, ठीक है। और दूसरा आप देख रहे हैं द गुप्ता एम्पायर इन इंडिया, सारी बातें, सारी इंफॉर्मेशन गुप्ता एम्पायर इन इंडिया के बारे में लिखी हुई है, यानी इससे सेंटेंस की शुरुआत होगी। यानी सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी? क्यू से होगी। क्यू से सेंटेंस की शुरुआत होगी और आर एस का लिंक बनेगा, यानी ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 32। द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सो दैट इट, ये पी है, एंड नॉट जस्ट द अफ्लुएंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी प्रोवाइड्स मोबिलिटी टू एवरीवन, देयर आर मेनी वेज टू रिस्ट्रक्चर। ये दिए हुए हैं PQRS करके, इनमें बताना है कि कौन सा सही अरेंजमेंट होगा इनका, ठीक है। अब समझिए यहां पर सो दैट का यूज किया गया है ना। सो दैट के बाद इट क्या है? सब्जेक्ट है, तो जाहिर है कि इसके बाद क्या आना चाहिए? वर्ब आना चाहिए। अब यहां सब्जेक्ट के तुरंत बाद कंजक्शन दिया हुआ है, ये तो नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद इट के बाद देखिए इसमें प्रोवाइड्स दिया हुआ है, ठीक है। यहां पर तो इट के बाद देयर का कोई चांस नहीं बनता है, इट एंड का कोई चांस नहीं बनता, बिकॉज कंजक्शन के तुरंत बाद सब्जेक्ट आया तो वहां पर कंजक्शन का कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। यानी इसके तुरंत बाद प्रोवाइड्स आना चाहिए, यानी वर्ब आना चाहिए। मींस आप समझ सकते हैं कि पी के तुरंत बाद आर आना चाहिए। तो आप देखेंगे पी के तुरंत बाद आर का लिंक कहां है? पी के तुरंत बाद आर का लिंक कहां है? इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है। पी के तुरंत बाद आर का लिंक सी में है। सी इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मतलब अगर आपको लिंक बनाना आ गया तो PQRS का क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 33। क्वेश्चन 33 आपके सामने है, एंड एक्यूरेटली डिस्प्लेस स्पैटियल, एक्यूरेटली डिस्प्लेस स्पैटियल रिलेशनशिप बिटवीन लैंडफॉर्म्स एंड वाटर बॉडीज। द ग्लोब शोज अर्थ स्फेरिकल शेप एंड कंपैरेटिव डिस्टेंस बिटवीन लोकेशंस। ये PQRS करके 4 पार्ट्स को दिया गया है, इसमें बताना है क्या इनका सही ऑर्डर होगा, ठीक है। तो जरा समझिए, यहां पर एंड दिया हुआ है, एंड के बाद कंपैरेटिव डिस्टेंस दिया हुआ है, तो जाहिर है कि ये एंड से पहले भी इसी तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होगा जिसको वो ज्वाइन करेगा कंजक्शन। तो सबसे पहले देखेंगे ये एंड से शुरुआत हुई है, इससे शुरू करने का कोई लॉजिक नहीं बनता। एंड से शुरुआत हुई है, इससे शुरुआत करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। रिलेशनशिप्स बिटवीन लैंडफॉर्म्स एंड वाटर बॉडीज, अगर इससे शुरुआत करेंगे तो इसके तुरंत बाद वर्ब जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो सिंपली अगर आप देखें आर में, द ग्लोब शोज अर्थ स्फेरिकल शेप, ग्लोब क्या करता है? दिखाता है अर्थ का स्फेरिकल शेप, यानी शुरुआत किससे होनी चाहिए? आर से होनी चाहिए। सेंटेंस की शुरुआत यहां से होगी, ठीक है। उसके बाद आगे की चीजें आएंगी, ठीक है। यानी शुरुआत आर से होगा, तो करेक्ट आंसर कहां है? बी है। केवल बी ही ऐसा ऑप्शन है जिसका शुरुआत आर से हुआ है। तो
बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन 34 की बात करते हैं। क्वेश्चन 34 है द फंक्शन ऑफ द कैपिलरीज एंड अदर मटेरियल, ये थोड़ा सा विजिबल नहीं है मेरे लिए। द फंक्शन ऑफ द कैपिलरीज एंड अदर मटेरियल टू ऑल द सेल्स इन इज टू टेक न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन, उसके बाद है क्या, द बॉडी एंड टू टेक अवे देयर वेस्ट मटेरियल। ये पूरा का पूरा सेंटेंस है PQRS का। इसमें बताना है कि इसका सही ऑर्डर क्या होगा। देखिए द फंक्शन ऑफ द कैपिलरीज ये दिया हुआ है और ये कहीं ना कहीं सब्जेक्ट बन सकता है, ठीक है, ये सब्जेक्ट का काम कर सकता है। इससे तो शुरुआत नहीं हो सकती, एंड से, ठीक है। यहां पर इज टू टेक दिया हुआ है, यानी कि ये वर्ब से शुरू हो रहा है ना, और ये सब्जेक्ट है, तो जाहिर है कि इसके तुरंत बाद ये आना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर ये जो लिंक बनेगा वो ये बनेगा, द फंक्शन ऑफ द कैपिलरीज इज टू टेक न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन एंड अदर मटेरियल, यानी P के बाद R आएगा और उसके बाद Q आएगा, PRQ का लिंक बनेगा। PRQ का लिंक कहां है, A में है, तो A आपका सही आंसर हो जाएगा। PRQ का लिंक A में है तो A आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 35 की बात करें, क्वेश्चन 35 में है लाइक माइन इवन टू समवन विद अ टीन ईयर हर सिंगिंग साउंडेड प्रेटी मेलोडियस। तो यहां पर आप देख रहे हैं इवन टू समवन विद अ टीन ईयर लाइक माइन, है ना, ऐसा इसका स्ट्रक्चर बनेगा। इवन टू समवन विद अ टीन ईयर लाइक माइन हर सिंगिंग साउंडेड प्रेटी मेलोडियस, यानी लिंक क्या बनेगा, QRPS। QRPS डी ऑप्शन में है तो डी सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप देख लीजिए लाइक माइन इवन टू समवन विद अ टीन ईयर हर सिंगिंग साउंडेड प्रिटी मेलोडियस, तो यहां पर बनेगा इवन टू समवन विद अ टीन ईयर लाइक माइन हर सिंगिंग साउंडेड प्रिटी मेलोडियस। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, QRPS। क्यू से शुरुआत होगा सेंटेंस का, क्यू से शुरुआत होगा तो क्यू से एक ही ऑप्शन की शुरुआत हुई है, ऐसे भी आप सोच सकते हैं। क्वेश्चन 36, क्वेश्चन 36 की बात करें, द सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स इन द मॉडर्न फैक्ट्रीज, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द ब्रिटिश वाज प्रो कैपिटलिस्ट दो इट लुक सम हाफ हार्टेड स्टेप्स टू मिटिगेट। अब समझिए यहां पर लिंक क्या बनेगा, आप देख रहे हैं लास्ट में लिखा है टू मिटिगेट। टू मिटिगेट के बाद क्या आएगा, टू मिटिगेट व्हाट, टू मिटिगेट के बाद जाहिर है मिटिगेट करने का मतलब आपको मैंने बता रखा है, मिटिगेट करने का मतलब होता है कम करना, छोटा करना, है ना, छोटा करना या कम करना मिटिगेट करने का मतलब होता है, ठीक है। टू मिटिगेट के बाद आएगा द सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स इन द मॉडर्न फैक्ट्रीज। जो मॉडर्न फैक्ट्रीज हैं उनमें जो सॉरी स्टेट है उनको कम करना, उनको मिटिगेट करना, अंडर द ब्रिटिश वाज प्रो कैपिटलिस्ट, ये है। तो आप देख रहे हैं बात हो रही है किसकी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अभी ध्यान से समझिए लिंक क्या क्या बनेगा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द ब्रिटिश वाज प्रो कैपिटलिस्ट दो इट टुक सम हाफ हार्टेड स्टेप टू मिटिगेट द सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स इन द मॉडर्न फैक्ट्रीज। तो क्या बनेगा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द ब्रिटिश वाज प्रो कैपिटलिस्ट, यानी क्यू के तुरंत बाद आर आएगा, क्यू के तुरंत बाद आर आएगा, उसके बाद एस आएगा, उसके बाद पी आएगा, यानी QRSP। QRSP बी ऑप्शन में है तो बी सही आंसर हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले की बात करें 37। अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन 37 की। क्वेश्चन 37 में आप देख रहे हैं ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी अमंग इट्स पीपल इकोनॉमिक पॉलिसीज वाज द प्रेवलेंस। इसके बाद है अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड द नेट रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश, ये है। तो आप देख रहे हैं यहाँ प्रेवलेंस लिखा हुआ है। सबसे पहले तो आपको समझना है कि प्रेवलेंस के बाद फिक्स्ड प्रोपोजिशन ऑफ होता है, यानी प्रेवलेंस के तुरंत बाद ऑफ आएगा, यानी क्यू के तुरंत बाद पी आएगा, मीन्स QP का लिंक बनेगा, QP का लिंक बनेगा। तो देख लेते हैं QP का लिंक कहां बन रहा है, एक तो डी में बन रहा है, एक तो सी में बन रहा है, बाकी ये दोनों ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर दीजिए।
अब ये देखना है कि QP का लिंक तो बन रहा है, लेकिन शुरुआत किससे होगी। दो ऑप्शन बता रहे हैं, एक तो है कि एंड से शुरुआत करें, एक है अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इंडिया से शुरुआत करें। तो आप जान रहे हैं कि एंड से शुरुआत करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, कंजक्शन से शुरुआत होगी नहीं, यानी आर से शुरुआत होगी। तो आपको समझना है लिंक QP का बनेगा और शुरुआत आर से होगी, वो ऑप्शन सही होगा। शुरुआत आर से हुआ है, सी में QP का लिंक बनाए, यानी सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 37 की बात करें। अगर क्वेश्चन 37 है, यू कांट जज वेरी इंटेलिजेंट बट अ बुक बाय इट्स कवर ही डजंट लुक। अब इसको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा, है ना। ही डजंट लुक, वह दिखाई नहीं पड़ता है, वेरी इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, बट लेकिन यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ऐसा इसका सेंटेंस बनेगा। यानी ही डजंट लुक वेरी इंटेलिजेंट, एस के बाद क्यू आएगा, है ना, बट यू कांट जज, यस के बाद क्यू आएगा, फिर पी आएगा, फिर आर आएगा, एस क्यू पी आर का लिंक बनेगा। ये तो बड़ा आसान है, आप बड़ा आसानी से इसको कर सकते हैं, एस क्यू पी आर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 39 है, मेंबरशिप एंड पार्टनरशिप एज वेल एज कैन बी फाउंड इन द डिक्लाइन इन पार्टी, एविडेंस ऑफ अ क्राइसिस इन पार्टी पॉलिटिक्स, in the rise of anti-party groups and movements। ये PQRS करके ये 4 ऑप्शंस हैं, इनका अरेंजमेंट करना है प्रॉपरली। तो बताना है इसमें कौन सा ऑर्डर सही होगा। कैन बी फाउंड से तो शुरुआत होगी नहीं, यानी Q से शुरुआत नहीं होगी, B और D हटा देते हैं, है ना। आपको A और C के बारे में सोचना है। मेंबरशिप एंड पार्टनरशिप एज वेल एज, ये दिया हुआ है, इन द राइज ऑफ एंटी पार्टी ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स, ये दिया हुआ है। और दूसरा है एविडेंस ऑफ अ क्राइसिस इन पार्टी पॉलिटिक्स, बताना है कौन से शुरुआत होगी। या तो आप देख रहे हैं दो ही ऑप्शन आपके पास बचा है, आर से ही शुरुआत हो रहा है दोनों में, तो शुरुआत आर से होगा, ये तो ठीक है, श्योर हो गया। एविडेंस ऑफ अ क्राइसिस इन पार्टी पॉलिटिक्स, इसके बाद क्या होगा, कैन बी फाउंड, कैन बी फाउंड, है ना। कैन हेल्पिंग वर्ब हो गया, बी फाउंड ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया, मेन वर्ब हो गया, तो जाहिर है कि उसके पहले उसका सब्जेक्ट आना चाहिए, तो इसको कर ले, यानी आर के तुरंत बाद क्या आना चाहिए, क्यू आना चाहिए, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 40, क्वेश्चन 40 की बात करें, गवर्नमेंट, मार्केट एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, मिक्सचर ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी रिगार्डेड एज अ कॉम्प्लेक्स। इसमें बताना है क्या सही ऑप्शन होगा, बताइए। द प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज अगर आप सुने होंगे तो यहीं से एक लिंक बन जाता है गुड्स एंड सर्विसेज का, है ना। द प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी रिगार्डेड एज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम गवर्नमेंट, मार्केट एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसा बनेगा। तो यहीं से पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज से, यानी आर के तुरंत बाद यस बनेगा, आर एस का लिंक बनेगा, आर एस का लिंक बनेगा, आप यहीं से समझ सकते हैं आर एस का लिंक कहां बन रहा है, सी में बन रहा है और बी में बन रहा है, ठीक है। बाकी ए और डी तो हटा देते हैं। उसके बाद क्या आएगा, मिक्सचर ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम, देखिए द प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज इज रिगार्डेड, सॉरी कैन बी रिगार्डेड, ये दिख नहीं रहा एक्चुअली, हाँ, कैन बी रिगार्डेड एज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ, एज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ द प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी रिगार्डेड एज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंट्रीब्यूशन, मिक्सचर ऑफ कंट्रीब्यूशन, यानी कि एस के तुरंत बाद क्यू आना चाहिए, ठीक है। यानी आर एस क्यू का लिंक बनेगा, आर एस क्यू का लिंक सी में बन रहा है, तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 41 की बात करें, अब इसमें एडियम्स एंड फ्रेजेज हैं, एडियम्स एंड फ्रेजेज, इनका मीनिंग बताना होगा, एडियम्स एंड फ्रेजेज का मीनिंग बताना होगा। वंस ओवर, वंस ओवर का मतलब होता है कि कोई कार्य बहुत तेजी से करना, है ना, कोई कार्य बहुत तेजी से करना, इसका मीनिंग होता है टू डू समथिंग क्विकली, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा, टू डू समथिंग क्विकली, कोई कार्य बहुत तेजी के साथ करना, ऐसा इसका मीनिंग होता है। अ बैग ऑफ बोन्स, मतलब हड्डियों से भरा एक बैग, बोलते हैं ना हड्डी का ढांचा किसी व्यक्ति को बोलते हैं, मतलब जिसके अंदर हड्डियां ही हो, मतलब क्या,
मतलब ऐसे ही टीच करने के लिए बोलते हैं, तो अन एक्सट्रीमली थिन पर्सन, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो एडियम्स बड़े आसान आए हुए हैं, है ना, एडियम्स बड़े आसान आए हुए हैं। अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तो भी आप मीनिंग निकाल के बड़ी आसानी से कर सकते हैं। मडी द वाटर्स, पानी को मडी करना, मड मतलब कीचड़। तो पानी है, अगर मान लो कि कोई चीज है, कोई आपका पैसा है, कोई कॉइन है, पानी में गिर गया है, तो वो ऑलरेडी एक समस्या है कि आपका सामान पानी में गिरा हुआ है। अब कोई आए उस पानी को मडी कर दे, है ना, मतलब अब अगर दिखने लायक होगा तो भी नहीं दिखेगा, मीन्स आपकी समस्या और बढ़ जाएगी। तो मडी द वाटर करने का मतलब कोई समस्या, कोई सिचुएशन है, उसको और ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर देना, है ना, सिचुएशन को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देना, ऐसा मीनिंग है। टू मेक द सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड, इसका सही आंसर हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। अगले की बात करें 44, टू लेवल विद। टू लेवल विद का मतलब होता है कोई चीज ईमानदारी से करना, कोई चीज ऑनेस्टली ईमानदारी से करना, ठीक है। तो टू बी ऑनेस्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 45 की बात करें, शो योर हैंड। शो योर हैंड, ऐसे अगर आप अपना हाथ दिखाते हैं, इसका मतलब क्या है कि जो भी प्लान्स हैं, जो भी योजनाएं हैं, या कह लो कि जो भी सीक्रेट्स हैं, उसके बारे में आप किसी को बता देना। हालांकि अपनी योजना, अपनी सोच के बारे में किसी को बता देना, ऐसा इसका मीनिंग है। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 45 का करेक्ट आंसर होगा डी। अगला है टू पुल अप। पुल अप का मतलब वैसे तो खींचना होता है ना, पुल अप का मतलब खींचना होता है, लेकिन ये एक छोटे से ठहराव से सेंस है, रुकने से सेंस है ना। टू चेक वन सेल्फ, एक ठहराव होना और अपने आप को चेक करना। आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम में अगर व्यस्त हैं, तो पुल अप करने का मतलब होता है एक छोटा सा पाज लेना और अपने आप को चेक करना, ऐसा इसका मीनिंग है। यानी बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी आउट ऑफ एक्शन। बी आउट ऑफ एक्शन मतलब कोई भी एक्शन न करना, मतलब कोई भी कार्य न करना, यानी डिसफंक्शनल हो जाना, फंक्शन न करना, कार्य न करना, है ना। टू बिकम डिसफंक्शनल, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है लर्निंग फ्रॉम द स्कूल ऑफ हार्ड नॉक्स। हार्ड नॉक्स के स्कूल से सीखना। हार्ड नॉक्स के स्कूल से सीखने का मतलब क्या है कि किसी ऐसी सिचुएशन से सीखना जो बहुत ही मुश्किल सिचुएशन से अगर कोई सीख आप लेते हैं, कोई लर्निंग लेते हैं, तो उसको बोलते हैं लर्निंग फ्रॉम द स्कूल ऑफ हार्ड नॉक्स, यानी इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। लर्निंग थिंग्स थ्रू डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस, इसका करेक्ट आंसर होगा। रेज सम हैकल्स। रेज सम हैकल्स का मतलब होता है किसी को परेशान करना, किसी को अनॉय करना, किसी को गुस्सा दिलाने से सेंस है। टू एनॉय समवन। रेज सम हैकल्स का मतलब होता है किसी को एनॉय करना, किसी को क्रोध देना, किसी को गुस्सा देना, ऐसा इसका सेंस होता है। अ मैन ऑफ लेटर्स। अ मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है कोई खासकर पुरुष के लिए यूज होता है, मैन लिखा ही है तो पुरुष के लिए है। स्कॉलर होता है कोई विद्वान है ना, अ स्कॉलर इन लिटरेचर, यानी बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 50 क्वेश्चंस थे इंग्लिश के, जीएटी के जनरल एबिलिटी टेस्ट के, इसे हमने कर लिया है। उम्मीद है ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे और आपने अपने आंसर्स को टैली कर लिया होगा, ठीक है। ऐसे ही मिलते हैं अगले वीडियो में और बाकी सेगमेंट के साथ, यानी कि मैथ्स, फिजिक्स, मैथ्स जो आपका 120 क्वेश्चन था उससे रिलेटेड, और जो भी आपका जीएटी के अलग पोर्शंस हैं, उन सारे सेगमेंट को अलग अलग हमारे फैकल्टी हैं, आपके सर लोग हैं जिनको सॉल्व कराएंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।